नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग जो कि विजन का जो मैगजीन था अप्रैल मंथ का, उसको कवर कर रहे थे। तो उसी क्रम में देखो, अब ये जो लास्ट टॉपिक आपका बचा है साइंस एंड टेक। बाकी सभी टॉपिक को हमने जो कि विभिन्न पार्ट में जो कि डिस्कस कर लिया है, खत्म हो चुका है। अब ये आपका लास्ट टॉपिक साइंस एंड टेक बचा है। इसमें जो कि 3-4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा, फटाफट से सब्सक्राइब करके आप चैनल को से जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे ही हिंदी मीडियम के लिए जो आपका सिविल सर्विस एग्जाम से संबंधित जो भी कंटेंट वगैरह है वो आपको तुरंत मिलते रहे, और आपको आपकी जो स्टडी है वो लगातार चलती रहे। और साथ ही आप अपने हमें कुछ सुझाव भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हम और क्या आपको जो कि नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है हिंदी मीडियम के लिए, जिसके जो कि यूट्यूब पे इनिशिएटिव शुरू किया जा सकता है, उस संबंध में भी हम विचार करेंगे। अगर उचित लगा तो उसको भी शुरू किया जाए। तो आप अपने सुझाव वगैरह हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज का पहला टॉपिक आपका क्या है। साइंस एंड टेक में चिकित्सीय ऑक्सीजन यानी मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन करेंगे तो जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल वगैरह में होता है, जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए दी जाती है, उसी ऑक्सीजन की बात यहाँ पे किया जा रहा है। उसी को कहा जा रहा है कि आपका मेडिकल ऑक्सीजन। अब देखो ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि आपको अब पता ही होगा आप लोग को कि कोविड-19 के समय में अभी हालिया अपने देश में देखो ऑक्सीजन की डिमांड जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी। इस वजह से देखोगे तो ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में देखने को मिली थी। बहुत से जो कोविड-19 के मरीज थे उनको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, इस वजह से उनकी डेथ भी हो गई। तो ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा किल्लत वगैरह ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी, इसी वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके इस जो आपका इस साल का मेंस होगा, और साथ ही नेक्स्ट ईयर का जो मेंस होगा उसके लिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो देखो इसमें क्या कहता है, जो आपका यहाँ से शुरू करते आर्टिकल, आगे सब वही इंट्रो वगैरह बातें कही गई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बताया जाए जो आपका मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसमें देखो 90% तक ऑक्सीजन होता है, और 5% उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, साथ ही 5% जो कि आर्गन गैस उसमें शामिल होता है। तो ऐसा नहीं कि 100% प्योर वो ऑक्सीजन होता है, उसमें जो देखोगे 90% जो कि प्योर ऑक्सीजन वहाँ पर सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये यहीं पर समझ लो कि जो आपका ऑक्सीजन होता है वो कैसे मैन्युफैक्चर्ड होता है, या फिर कैसे उसका निर्माण हम लोग फैक्ट्री वगैरह में करते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरा जाता है उसकी बात करा है। तो एक चीज़ पहले समझ लो, जो आपका जो सिलेंडर जो ऑक्सीजन होता है वो गैस नहीं होता, उसमें जो कि लिक्विड ऑक्सीजन जो कि भरा जाता है, राइट। लिक्विड ऑक्सीजन बाद में जो कि जब हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है तो वो जो कि कन्वर्ट होकर गैस के रूप में जो कि आपके लिए जो ब्रीदिंग का काम करता है। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि आप जो हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका मतलब यहाँ पे देखो हल्का सा प्रोसेस है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो आपका हवा है वहाँ पे देखो जो आपका एयर होता है उसमें देखो 78% जो कि आपका क्या है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और जो कि और शेष अन्य गैसें हैं। तो यानी कि हमारे वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन 21%, और इसी ऑक्सीजन को जो कि हम कैप्चर करके जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज करते हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि जो गैस प्लांट होता है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो कि हवा है जो होता है एयर होता है उसको जो कि सक करते हैं, यानी उसको जो कि इकट्ठा करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं उसको कंप्रेस्ड कर देते हैं, जिससे एयर में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं वो जो कि वहाँ से उसमें से निकल जाता है। फिर उसको देखो बताया जा रहा है कि जो आपका डस्ट पार्टिकल जब निकल जाता है तो एयर को -10 से -15 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। देखो माइनस की बात करें मतलब वो ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। -10 से -15 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। तो इससे क्या होगा, तो देखो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो अन्य गैसें होंगी वो जो कि इस बर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो कि वो अलग हो जाएंगी। तो यहाँ से कोई बताया जा रहा है कि आपका जो ये बर्निंग प्रोसेस है, कोई प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर और जो गैसें होंगी वो -10 से -15 डिग्री पे वो सब अलग हो जाएंगी एयर से। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बचा है, सिर्फ ये दो ही गैसें बची है। तो अब देखो ये जो मिक्सर है आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, इसको क्या करेंगे -165 डिग्री पे आपको रखेंगे, मतलब इस चीज़ को रखेंगे, ये जो गैस है -165 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है इस मिक्सचर में वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा -165 डिग्री पे। और जब ये ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो इसी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और ये देखो इसको जब भी रखेंगे क्रायोजेनिक वेसल्स में रखेंगे, यानी जो आपका परिवहन होगा जो उसको ले आएंगे या फिर जो कंटेनर में रखेंगे वो जो कि क्रायोजेनिक करेंगे तो एकदम ठंडा होगा, -डिग्री में उसका जो कि टेम्परेचर होगा माइनस में एकदम ठंडा होगा, ताकि इसका जो लिक्विड फॉर्म है वो बना रहे। तो इस तरह से जो कि हम आपका जो मेडिकल वाला ऑक्सीजन होता है इस तरह से उसका कुछ प्रोसेस प्रक्रिया है जिससे इकट्ठा किया जाता है। यहाँ हमने एक बेसिक सी जानकारी समझ ली है। अब देखो यहाँ पे कुछ खास बात नहीं की जा रहा है। अब यहाँ पे समझो बोला जा रहा है कि सरकार
पहले यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ समझ लो कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी क्यों हुआ था। अभी देखो जो ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई थी, तो उसके कारण बताया जा रहा है। जैसे बोला जाए कि मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में त्वरित और अचानक वृद्धि हो गई। देखो कोविड-19 का पहला फेज भी आया था तो इतना ज़्यादा जो कि ऑक्सीजन की डिमांड नहीं बढ़ी थी जितना ये सेकेंड फेज में आया है, ठीक है। तो इस वजह से बोला कि अचानक से अगर तीव्र मांग किसी चीज़ की बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस बात है उसकी जो कि कमी हमको मार्केट में देखने को मिलेगी। इस वजह से जो कि हमको कमी दिख रही थी। साथ ही देखो अस्पतालों में अपर्याप्त भंडारण के बुनियादी ढांचे के कारण अपव्यय, यानी जो अस्पताल वगैरह है वहाँ का देखो बुनियादी ढांचा जो कि सही नहीं था, वहाँ पे भंडारण की स्थिति जो कि मतलब जो बुनियादी ढांचा आपका बनाया गया था वहाँ पे ऑक्सीजन भंडारण की स्थिति सही नहीं बनाई गई थी। तो इस वजह से वहाँ पर जो कि जो ऑक्सीजन वगैरह है वो अस्पतालों में भंडारण करके नहीं रखा जाता था, बस जब ज़रूरत पड़ती थी 1-2 बॉटल हमेशा स्टॉक में बना रहता था, इस तरह की स्थिति होती थी। फिर देखो कहा जाए कि अधिकांश जो गैस संयंत्र थे वो शहरों से दूर औद्योगिक क्षेत्रों के पास स्थित है, यानी जो देखो जितने हॉस्पिटल वगैरह वो सिटी के अंदर है, लेकिन जो ये आपका गैस संयंत्र यानी जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह फैक्ट्री प्लांट है वो बन रहा है, वो जो कि शहरों से काफ़ी दूर दूर होते थे, तो उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में लेके आने जाने में 1-2 दिन का समय लग जाता था। और मौके पे जो कि इस तरह से देखोगे ऑक्सीजन की जो मांग थी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। फिर साथ ही देखो कहा जा रहा है कि अल्पकालिक मांग के कारण विनिर्माता यानी जो मैन्युफैक्चर्ड है वो इसकी क्षमता में वृद्धि नहीं करा जाता। देखो पहले क्या होता था, ऑक्सीजन की मांग उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत एकदम हाई लेवल पर मांग नहीं होती थी, तो जितनी ज़रूरत होती थी हर साल लोग से उसी हिसाब से लोग जो कि उसका जो कि उत्पादन वगैरह करते थे, बहुत ज़्यादा मांग होती नहीं थी, इस कारण जो कि वैसा ही उत्पादन लगातार चलता रह गया। लेकिन इस पर अचानक से मांग बढ़ गई तो उस हिसाब से उनकी जो ऑक्सीजन को उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियाँ थी वो इतने सक्षम नहीं थे, मतलब इतने वो तैयारी के साथ नहीं थे कि इतना तेज़ी से हमको उत्पादन करना पड़े तो हम कर सकें। तो इस वजह से भी देखो क्षमता वृद्धि उनकी नहीं हो पाई थी, तो इस कारण से जो हमको जो कि ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिली। कहने का मतलब सीधा सीधा कि प्रोडक्शन हम उतने स्तर पर नहीं कर पाए जितने स्तर पर डिमांड अचानक से बढ़ गई थी। फिर वो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के थोक परिवहन के लिए क्रायोजेनिक वाहनों और टैंकरों की कमी, यानी हमारे पास देखो ऐसे जो क्रायोजेनिक वाहन, चूँकि ऑक्सीजन को कैरी करना है तो क्रायोजेनिक वाहन ही हमको चाहिए, तो ऐसे वाहन और टैंकर की कमी है, ज़्यादा हमारे देश में है नहीं, तो इस वजह से इनकी कमी के कारण भी अगर कोई टैंकर निकला यहाँ पहुँचाने के लिए, और यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल है, एक यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो वो अगर यहाँ पे 2 ही 4 टैंकर है तो वो इधर ही 3-4 हॉस्पिटल पर दे पाएंगे, और बाकी जो दूर के हॉस्पिटल वहाँ तक फिर इनको वापस फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, फिर लेकर फिर वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो इस वजह से भी लेट हो गया था। फिर देखो कहा जाए कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की अत्यधिक जमाखोरी, यानी उसका काला बाजारी देखने को मिला। इस वजह से जो देखोगे आपको जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि मार्केट में आपको नहीं मिल पाए नॉर्मली, तो इस वजह से जो कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी का हमको कारण हम यहाँ पे 3-4 पॉइंट समझे कि क्यों ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में हो गई थी। अब देखो कहा जा रहा है कि कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे देखो बताइए, ये जो शॉर्टेज ऑक्सीजन की उसको दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। जैसे बताया जा रहा है कि जो आपका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT, जो कि व्यापार ट्रेड से संबंधित है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो इसके जो सचिव होते हैं वो जो कि एम्पावर्ड ग्रुप 2 बनाए हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में अधिकार प्राप्त समूह, यानी ये एक ऐसा समूह बनाया गया था जो कि ऑक्सीजन से संबंधित जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है, उत्पादन है वगैरह, ये सब चीज़ें, या चिकित्सा उपकरण, दवा है, इन सब की आवश्यकता की जो आपूर्ति, ये सब चीज़ें जो आपका एम्पावर्ड ग्रुप 2 जो था इसके ऊपर जिम्मेदारी थी, मतलब इनको जो कि जिम्मेदारी दिया गया और इनको बताया गया कि आप देखिए कि इस तरह के शॉर्टेज वगैरह दोबारा से ना हो पाए और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो कि हर जगह हर जिले में उपलब्ध हो। तो इस तरह का प्रयास किया गया। आपका EG2 का गठन किया गया। EG2 मतलब आपका वही एम्पावर्ड ग्रुप 2, किसके अंतर्गत है, DPIIT के अंतर्गत। फिर देखो गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए कि ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया, यानी जो देखो कुछ ऐसे इंडस्ट्री वगैरह जैसे आपका फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील वगैरह, ये सब जो कि ऑक्सीजन परमाणु ऊर्जा वाला भी है, तो ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करके अपने फैक्ट्री में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ऐसे फैक्ट्रियों में टेम्प्रेरी जो कि रोक लगा देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हमारे यहाँ, ऑक्सीजन को हमको ले जाना है जान बचाने के लिए, ना कि भी उत्पादन के लिए, तो यहाँ पर जो कि रोक लगा देगा ताकि ऑक्सीजन की जो कमी है वो यहाँ पर ना हो, जो ऑक्सीजन कमी है वो जो कि उसको उसमें थोड़ा बहुत कमी करके हम जो कि ऑक्सीजन की पूर्ति कर सके। तो इस तरह की बात यहाँ पे व्यवस्था की गई। साथ ही देखो अंतर्राज्यीय परिवहन को सुगम बनाया गया। आपका जो विभिन्न रोक टोक है, चेक वगैरह करना होता है बॉर्डर वगैरह पे, तो अगर ऑक्सीजन की गाड़ी जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो उसको उतना रोक टोक या कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी, उसको जो कि आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने दिया गया था, तो उस पर उतना रोक टोक नहीं हुआ ताकि वो आसानी से जो कि पहुँच जाए। फिर देखो मंत्रालयों के मध्य समन्वय की स्थिति अपनाई गई। जैसे देखो आपका जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है और राज्यों के परिवहन विभाग जो है, उन सभी में जो कि एक कोएलिशन किया गया ताकि यहाँ पर जो
जो टैंकर जा रहे हैं आ रहे हैं उनमें कोई रोक टोक की स्थिति ना हो। फिर देखो आपको PSA संयंत्रों की स्थापना। PSA संयंत्र क्या है, ये देखो ऑक्सीजन उत्पादन वाले संयंत्र है। PM केयर्स निधि जो बनाया गया था, PM केयर्स फंड, उसी के पैसों से जो कि देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 551 समर्पित PSA चिकित्सकीय ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्रों की स्थापना हेतु धन आवंटन के लिए जो कि मंजूरी दी गई। यानी जो आपका ऑक्सीजन उत्पादन वाला एक साधन है PSA आपका जो है संयंत्र, ऐसे 551 जो कि PSA संयंत्र की स्थापना करने की बात की गई, ये भी हम लोगों ने देखा। साथ ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस नामक ट्रेनें चलाई गई जो कि केवल जो कि ऑक्सीजन का परिवहन कर रहे थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जिला से दूसरे जिला में, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति तेज़ी से हम लोग कर सके, जो शॉर्टेज है उसको दूर कर सके। अब यहाँ पे वही सब निष्कर्ष वगैरह बातें कर रहा है कि हमको जो कि और अच्छे से काम करना चाहिए, विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए और स्टोरेज वगैरह बढ़ाना चाहिए, यही सब बातें यहाँ पर करें। तो आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। मेडिकल ऑक्सीजन की टॉपिक था, राइट। हमने समझा अच्छे से कैसे ऑक्सीजन की कमी हुई थी और क्या कैसे ऑक्सीजन वगैरह मेडिकल ऑक्सीजन मतलब बनता है, प्रक्रिया वगैरह, और इस पर क्या किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे आपका सेकंड टॉपिक है क्या, दुर्लभ रोग यानी रेयर डिजीज। तो हमारा अगला टॉपिक आपका क्या है, रेयर डिजीज। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर न्यूज़ में रहता है, पर इस पर अभी तक UPSC में क्वेश्चन वगैरह आया नहीं है। तो क्वेश्चन आने की संभावना इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि भारत में भी रेयर डिजीज के केसेस लगभग धीरे धीरे देखो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो अब देखो ये आपका हेल्थ में एक अगला जो कि समस्या वाला एक नया समस्या टाइप का आप देख लो कि जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ ये एक जो कि आपका टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्यों न्यूज़ में था कि जो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इन्होंने देखो दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है। देखो ये जो इनकी पॉलिसी, राष्ट्रीय पॉलिसी थी, ये देखो आपका 2017 में ही आ गया था, पर किसी कारण से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो उसके जो कि फिर से इस जो नीति पॉलिसी इस पर थोड़ा सा पुनर्विचार करके फिर से इसको नए तरीके से 2021 में लाया गया है। अब देखो यहाँ पर कुछ रेयर डिजीज क्या होते हैं पहले वो समझ लो आप। रेयर डिजीज मतलब मान के चलो जैसे कि 1 लाख या 1 करोड़ ऐसे लोग होते हैं जिनमें से किसी एक लोग को ऐसा डिजीज होता है जो 1 करोड़ लोगों में से औसतन मान के चलो 1 करोड़ या 10 लाख लोगों में से किसी एक को होता है। तो ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं, बहुत ही रेयर टाइप का बोलते हैं ना, बहुत ही रेयर टाइप का ये केस है। ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं, सुना नहीं। तो इस टाइप का जो केस होता है वो आपको क्या कहलाता है, रेयर डिजीज कहलाता है। अब ये क्यों होता है, देखो यहाँ पे बताया जाए इसका कारण क्या है कि 80% जो रेयर डिजीज होते हैं वो जो आपका जीन होता है उसमें कुछ फॉल्ट वगैरह आ जाता है नेचुरली, उस वजह से जो कि 80% जो कि रेयर डिजीज आपके इसके कारण होते हैं, फॉल्टी जीन के कारण। तो अब देखो यहाँ पे कुछ रेयर डिजीज से इंपॉर्टेंट डेटा बताया जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोट डाउन करिएगा। जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका अभी तक विश्व में देखोगे 7,000 से ज़्यादा जो कि रेयर डिजीज टाइप जो कि आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि लगभग 7,000 से ज़्यादा जो कि रेयर डिजीज को आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब भारत में देखोगे तो लगभग 70 मिलियन भारतीय जो हैं, यानी लगभग आप कह लो 7 करोड़ लोग जो हैं वो भारत में वो रेयर डिजीज से ग्रसित हैं। और अमेरिका में देखो लगभग 3 करोड़ यानी 30 मिलियन अमेरिकन जो है कि वो जो कि आपका रेयर डिजीज से ग्रसित है। और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो लगभग 350 मिलियन यानी 35 करोड़ लोग लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड में, यानी 7 अरब की आबादी अगर आपकी है तो उसमें से देखो 35 करोड़ लोग जो कि आपका किससे आपका रेयर डिजीज से ग्रस्त हैं। तो ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। और साथ ही देखो ये बोला जाए कि जो आपका रेयर डिजीज है उसका इम्पैक्ट आप देखोगे जितना भी कैंसर और एड्स के जो केसेस वगैरह इनको अगर कंबाइन कर दो तो उससे ज़्यादा जो कि ये लोगों को रेयर डिजीज जो कि प्रभावित करते हैं। तो इस वजह से आप इसका इंपॉर्टेंस समझ लो कि कितना खतरनाक टाइप का है। अब यहाँ पर वही थोड़ा बहुत बैकग्राउंड वगैरह बातें की जा रही है जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे कहते हैं भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमसे आएगा तो मेंस वगैरह में, तो भारत के संदर्भ में भी आएगा। तो बोला जाए कि भारत में दुर्लभ रोगों यानी जो आपका रेयर डिजीज है उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं उसकी बात किया जा रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम या चुनौतियाँ हमारे यहाँ हैं उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखो कहा जा रहा है कि भारत में मानक परिभाषा का अभाव, यानी कि कौन सा रोग जो कि दुर्लभ रोग आएगा, ऐसा कोई इसका जो कि एक फिक्स परिभाषा टाइप का ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए जो कि रेयर डिजीज की पहचान में भी हमको जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन वगैरह होता रहता है, डॉक्टर आसानी से इसको पहचान नहीं पाते। फिर दूसरा देखो पॉइंट कहा जाए कि दुर्लभ रोगों का आरंभिक निदान संबंधी चुनौती, यानी जो आपका रेयर डिजीज है उसका जो शुरुआत में ही अगर उसकी पहचान कर ली जाए और उसका जो कि उपचार वगैरह शुरू कर दिया जाए तो इस तरह की बातों का जो इस तरह की जो प्रावधान है इसका जो देखोगे हमारे देश में काफ़ी चुनौती भरा हुआ है। इस तरह के केस वगैरह जब देखो अंतिम चरण में चल जाते हैं तब जाके पता चलता है अरे यार इनको तो ये रेयर टाइप का डिजीज़ था, इस वजह से जो कि ये इनकी जान वगैरह नहीं बच पाई और ये डेथ कर गए। आरंभिक स्तर पर हमको जो कि इसका पता नहीं लगा पाते हम लोग।
देखो क्यों, क्योंकि कहा जाए कि जनता, इसमें देखो कि जनता के साथ साथ जो प्राथमिक देखभाल करने वाले चिकित्सक होते हैं उनमें भी जो कि इस तरह के डिजीज से संबंधित जो कि जागरूकता की कमी होती है, और पर्याप्त जांच और निदान सुविधाओं की कमी जैसे कई उत्तरदायी कारक रहे हैं, ताकि जिससे कि इनका जो कि आरंभ में ही जो कि इलाज वगैरह नहीं हो पाता है। फिर देखो यहाँ बोला जाए कि उपचार की अनुपलब्धता, यानी उपचार नहीं मिल पाता है। क्यों, क्योंकि दुर्लभ रोगों का जो क्षेत्र होता है वो जटिल और विषम होता है, मतलब उनकी ऐसे रोगों का निदान जो कि बहुत जटिल होता है, सबके बस की बात नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि आपका जो ग्रामीण प्राथमिक अस्पताल है वहाँ चले गए, वहाँ पर आपका इलाज हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर इसलिए बोला जाए कि जब इसका जो क्षेत्र जटिल और विषम है, इसलिए इन सब रोगों के विषय में देखोगे जानकारी हमारे पास बहुत कम होती है। जब जानकारी कम होगी तो ऑब्वियसली उसका हम निदान कैसे कर पाएंगे। इसलिए देखो विश्व स्तर पर बहुत कम औसत कंपनियां दुर्लभ रोगों के लिए औषधियों का निर्माण कर रही हैं। साथ ही भारत में एक कंपनी है जो आपका ऐसे रेयर डिजीज के लिए जो कि दवाओं का निर्माण करता है, उसका क्या नाम है, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज एक आपका कंपनी, भारतीय कंपनी जो कि भारत में रेयर डिजीज से संबंधित जो कि दवाओं का निर्माण करती है। और इस तरह की जो फार्मेसी वाली कंपनी है वो देखो बहुत कम है वर्ल्ड लेवल पे जो इस तरह के रेयर वाले केसेस के दवाओं का निर्माण करे। इस वजह से जो कि इनका उपचार भी नहीं हो पाता, ये आपका एक चुनौती है। साथ ही यहाँ पर देखो कहा जा रहा है आपका मुफ्त भारत में जो कि ऑर्फन ड्रग्स के विकास से संबंधित अब तक कोई विधान निर्मित नहीं किया गया। ऑर्फन ड्रग्स कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे रेयर डिजीज पे जो कि कुछ ऐसे रेयर डिजीज पे R&D हो, रिसर्च वगैरह हो या शोध वगैरह या दवाओं का निर्माण किया जाए, कोई कंपनी को कर रही है तो गवर्नमेंट जो कि उसको प्रोत्साहन करे, उसको जो कि कह लो आप सब्सिडी वगैरह दे या फिर टैक्स वगैरह में छूट दे या फिर उनको जो कि पेटेंट वगैरह दे दे 20 साल 40 साल का, इस तरह की स्थिति। तो जब गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहन देती है कि आप रेयर डिजीज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना टाइम लगेगा, जो भी पैसा लगेगा हम खर्च करेंगे, आप अपना R&D जारी रखिए। तो जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस तरह की कंपनी को तो उसको बोलते हैं कि ऑर्फन ड्रग्स। यानी भारत में देखो इस तरह के जो ऑर्फन ड्रग्स के विकास से संबंधित अभी तक कोई विधि विधान नहीं निर्मित किया गया है। यानी भारत, जबकि देखोगे आपका USA, सिंगापुर में इन सब जगहों पे जो कि ऐसा जो कि प्रावधान किया गया है। फिर देखो कहा जाए कि ऐसे रोगियों की कम संख्या एक महत्वपूर्ण बाजार प्रदान नहीं करती, यानी जो फार्मेसी कंपनी है वो भी सोचते हैं अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए। और जो देखो जो रेयर डिजीज है वो काफ़ी कम होता है और उनकी जो दवाएं होती हैं वो काफ़ी महंगी होती है। तो इसलिए जो आपका फार्मेसी कंपनी है तो सोचते हैं कि इसका जो देखो इस दवा का जो मार्केट है वो बहुत कम है, यानी हमको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इस वजह से जो कि फार्मेसी कंपनियाँ इस रेयर डिजीज के संबंधित जो कि R&D नहीं करती, दवाएं मैन्युफैक्चर नहीं करती थी। इस वजह से भी जो कि इन सब जो रेयर डिजीज के दवाएं होती वो हमको आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। तो देखो इस तरह की भारत में जो कि चुनौतियाँ आपका रेयर डिजीज से संबंधित। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका अनुसंधान और विकास से संबंधित चुनौतियाँ, R&D हमारे यहाँ कम होता है। आप देखो हेल्थ पे GDP का लगभग 1 से 1.5% खर्च होता है, जबकि बोला गया कि कम से कम 2.5 या 3% जो कि आपका GDP का खर्च होना चाहिए। तो जब आपके पास फंड नहीं होगा तो आप R&D कैसे कर पाओगे। फिर उसी के बाद बोला जाए कि अल्प संसाधन व्यवस्था में बृहद आर्थिक आवंटन की दुविधा, यानी कि हमारे पास संसाधन कम है और हमारे सामने ऑलरेडी जो कि देखो आपका मलेरिया, कुपोषण जैसे ये सब भीषण रोग वगैरह है। अभी हाल ही में तो कोविड-19 वगैरह चीज़ें, तो हमारा फोकस पहले इनको ख़त्म करने में है और हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो हम पहले इन पर फोकस करें बजाय कि रेयर डिजीज़ पे। तो इस वजह से भी देखो रेयर डिजीज़ से संबंधित जो उपचार है वो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। अब जो ये पॉलिसी नहीं लाई गई है उसमें जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। देखो जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे लोक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण केंद्र सरकार ने NPRD यानी जो नेशनल पॉलिसी पर है रेयर डिजीज पर के माध्यम से दुर्लभ रोगों की जांच और रोकथाम की दिशा में राज्यों को उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा सहायता प्रदान करेगी। देखो यहाँ पे कहा जाए जो स्वास्थ्य वाला इशू है ना, ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है, राइट, ठीक है। जो स्वास्थ्य है ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए इस पर जो भी मतलब कदम उठाएंगे वो राज्य उठाएंगे। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, इस नीति के द्वारा जो भी राज्य जो कि रेयर डिजीज से संबंधित जो कि एक्शन वगैरह ले रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, उस पर फंड वगैरह पैसे वैसे लगा रहे हैं, तो उस पर जो कि केंद्र सरकार उनको जो कि सहायता प्रदान करेगी, उनको प्रमोट करेगी। तो इस तरह से जो कि आपका ये इस नीति का प्रावधान है, जो आपका नई पॉलिसी लाई गई है रेयर डिजीज से संबंधित। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, ये बताया रहा है कि एक एकीकृत और व्यापक निवारक रणनीति के आधार पर दुर्लभ रोगों की व्यापकता तथा प्रसार को कम करना, यानी आपका जो कि एक इंटीग्रेटेड प्लान वगैरह पॉलिसी वगैरह बनाया जाएगा ताकि इस तरह के जो दुर्लभ रोग है इनकी तुरंत पहचान कर ली जाए और इनकी जो खतरनाक स्टेज आती है, लास्ट स्टेज आती है, उस स्टेज पे जाने से रोका जा सके। फिर देखो बोला जाए कि दुर्लभ रोगों से ग्रस्त रोगियों की किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सुनिश्चित करना, यानी जो दुर्लभ रोगों से रोगित यानी ग्रसित पीड़ित हैं जो व्यक्ति, उनको जो कि उचित देखभाल की व्यवस्था मिल सके और उनका जो कि अच्छे से इलाज हो सके, ये सुनिश्चित करना।
साथ ही कहा जाए कि स्वदेशी अनुसंधान और औषधियों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना, यानी जो हमारे यहाँ R&D है उसको प्रमोट करना, और हमारे यहाँ जो कि रेयर डिजीज से संबंधित जो दवाएं वगैरह हैं उनको प्रमोट करना, ताकि जो देखो अभी तक केवल एक ही कंपनी है रेयर डिजीज से संबंधित जो दवाएं बनाती है, बल्कि इसी तरह जो कि केवल एक ना रहे बल्कि 3-4 कंपनी हमारे इंडिया में जो कि इस तरह की दवा की मैन्युफैक्चर वाली कंपनी बन जाए। तो देखो इस तरह की हमारे कुछ उद्देश्य यहाँ पे बताए जा रहे हैं। फिर देखो इसके लिए जो वित्तीय सहायता है उसको देखो राष्ट्रीय आरोग्य जो निधि है उस जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि अम्ब्रेला योजना है उसके तहत देखो इसको जो भी ऐसा कोई रोगी है, ठीक है, जो रेयर डिजीज से ग्रसित है, तो उसको देखो 20 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और ये पैसा कहाँ से आएगा, जो आपका राष्ट्रीय आरोग्य निधि है वहाँ से ये जो कि फंड एलोकेट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि केवल जो BPL परिवार के लोग हैं उन्हीं को ये जो कि ऐसा पैसा मिलेगा, जी नहीं, जरूरी नहीं कि BPL, बल्कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री PM जन आरोग्य योजना के मानदंडों के प्रावधानों का पालन करते हैं, यानी उसके पात्र हैं, PM जन आरोग्य की योजना के पात्र हैं, वे सभी लोग जो कि इस जो रेयर डिजीज से संबंधित जो केस वगैरह है फंड है उसका जो कि लाभ ले सकते हैं। तो केवल इसमें BPL पे फैमिली नहीं सम्मिलित, ये ध्यान रखना। और साथ ही देखो कहा जा रहा है कि उत्कृष्टता केंद्र और निदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं आपका इस तरह से रेयर डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए और उनको जो कि सुविधाएं देने के लिए, और इसके लिए देखो 5 करोड़ रुपए तक का जो कि फंड एलोकेट किया जा रहा है इस तरह के सेंटर को बनाने के लिए। फिर देखो कार्य जो दुर्लभ रोग है यानी आपका जो रेयर डिजीज है उसके संबंध में डेटाबेस का निर्माण करना, ताकि हमको पता चले कि हमारे देश में कौन कौन से रेयर डिजीज जो है कि ज़्यादा हैं और कौन से रेयर डिजीज बहुत कम है, और कहाँ कौन सी स्टेट में रेयर डिजीज के केसेस ज़्यादा दिखे जा रहे हैं। उस पर पूरा एक जो कि एकीकृत फिर पॉलिसी बनाया जाएगा, ताकि इन तरह के जो केसेस वगैरह हैं उनको कम किया जा सके या उनका उपचार किया जा सके। फिर देखो कहा जाए कि जो आपका दुर्लभ रोगों से संबंधित औषधियाँ हैं उसको किफ़ायती बनाना, यानी कि गवर्नमेंट जो कि सब्सिडी वगैरह दे दे, जो आपका पेटेंट लेने वाली कंपनी उस पर गवर्नमेंट जो कि उसको खरीद दे, इस तरह का प्रावधान करके जो कि ये सब जो दवाएं काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि ये सब दवाएं देखो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, जीवन भर भी इस तरह की दवाएं चलती हैं। तो इस सब की दवाओं के खर्च का वहन मतलब खर्च कम हो सके, इसके लिए जो गवर्नमेंट जो कि इस सब दवाओं का पेटेंट वगैरह भी खरीद सकती है। तो इस तरह से जो कि ये जो औषधियाँ होंगी या दवाएँ होंगी ये किफ़ायती दाम पे लोगों तक पहुंच सके। फिर जो कहा जाए कि इसमें R&D पे हमको बल देंगे हम, ताकि ये जो आपका रेयर डिजीज है उससे संबंध में और ज़्यादा इनोवेशन हो, और जो कि सस्ती से सस्ती दवाइयाँ और रोगों का निदान करने वाली दवाइयों को हम जो कि अपने सामने ला सके। और साथ ही इसके साथ बोले जो डॉक्टर हैं, पेशेंट वगैरह हैं, जनता है या कुछ उनमें जो कि जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेयर डिजीज से संबंध में अन्य देशों में देखो जो प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाएं हैं वो क्या क्या बता रहा है। जैसे देखो USA में ऑर्फन ड्रग्स एक्ट 1983 पास किया गया है। इसके तहत देखो जो ऐसी कंपनियां जो ऐसे रेयर डिजीज से संबंध में R&D करती हैं या ड्रग्स वगैरह लाती हैं तो उनको जो कि टैक्स में राहत दिया जाता है, बाजार का लाभ दिया जाता है, उनको सब्सिडी दिया जाता है, यानी उनको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है आपका ऑर्फन ड्रग्स एक्ट 1983 के तहत USA में। अब देखो सिंगापुर में इसी तरह बोला जाए कि दुर्लभ रोग चैरिटी फंड बनाया गया है, जहाँ पे 3 दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए 5 दवाओं हेतु रेयर डिजीज चैरिटी फंड स्थापित किया गया। यानी जो मुख्य रूप से 3 रोग है उससे संबंधित जो 5 दवाएं उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए, उन्हीं को अधिक से अधिक उत्पादित करने के लिए जो कि इस तरह का फंड बनाया गया है, चैरिटी फंड, जहां से जो कि उनको पैसा एलोकेट किया जाता है। फिर देखो मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, यानी जो महंगे अर्थात जो आपका ऐसे रोगी हैं जो ऐसे रेयर डिजीज से रोगी हैं जिनकी दवाएं काफ़ी महंगी है और उनको जीवन भर ऐसी दवाएं चलानी है, तो उनको जो कि रियायती दर पर जो कि ये दवाएं उपलब्ध हो सके, इसलिए उस पर सब्सिडी वगैरह का प्रावधान है। तो यहाँ पे आपका रेयर डिजीज वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। चलते अपने अगले टॉपिक पे।